कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में, वहाँ से भी आया है ये, कि 10-15 मिनट में कोई भी भीड़ इतनी मात्रा में पत्थर लेके छत पे नहीं जा सकता और वहाँ से फेंक नहीं सकता। इसका सबसे क्लियर लग रहा है कि इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजी की थी। पर ममता बनर्जी एक पब्लिक रैली में, हावड़ा में हुई हिंसा के बाद सीधे सीधे हिंदुओं को अपराधी बताते हुए यह कह रही है, और वो भी बिना किसी जांच के, किसी इंक्वायरी के, और सीधा यह कह दिया कि रमज़ान चल रहा है, इस कारण वो तो हिंसा कर ही नहीं सकते। और हिंसा हुई है, रमज़ान है, मुसलमान हिंसा कर ही नहीं सकता, लेकिन हिंसा हुई है। तो हिंसा किसने की है? हिंदुओं ने की है। कि पूरे रिपोर्ट में कई जगह पर लिखा हुआ है कि पुलिस जो है बंगाल की, वह या तो मूक दर्शक बनकर देखती रही या फिर पूरे सीन से गायब थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और कई जगह हमने भी वीडियो में भी देखे हैं कि पुलिस के सामने भी नहीं, मतलब एक हाथ की दूरी पर पत्थरबाज जो है पत्थर उठा के फेंक रहा है, और उनके पोशाक से, उनके वस्त्रों से पता चल रहा है कि वो किस समुदाय से आते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने न केवल एक स्पीच दिया, बल्कि वो थोड़े थोड़े अंतराल पर अलग अलग जगहों पे उसी तरह की स्पीच देते जा रही थी, जिससे कम्युनल वायलेंस की घटना रुक नहीं रही थी, बल्कि वो सतत रूप से जारी थी। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে দাঙ্গাবাজদের খতম করতে পারবেন না कि আমার জয় জোহর। जब सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती है हनुमान जयंती के लिए 6 अप्रैल को, तो एक भी हिंसा की घटनाएं सामने नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल में जो रामनवमी के दौरान हिंसा हुई और उसका पूरा का पूरा सत्य है क्या। इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, तथ्यान्वेषी दल जो है, वो वहाँ पर गया था 8 अप्रैल को, और उन्होंने अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। और उसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे, फिर IPS ऑफिसर उसमें थे, एडवोकेट थे जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद एक और एडवोकेट थे, फिर जर्नलिस्ट थे, और बाकी NCPCR के भी एडवोकेट उसमें शामिल थे। मूलतः उन्होंने एक तो प्रेस रिलीज भी जारी किया कि उस पूरे 12 पन्ने की जो अंतरिम रिपोर्ट है जो हमारे पास आई है, उसमें मूलतः किसका दोष है, क्या एक आप कह सकते हैं कि जिस्ट जो है, सारांश जो है, वह दिया गया है। और उस सारांश में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी के ही स्टेटमेंट के बाद इस तरह की भयावह हिंसा बढ़ती है। और वो स्टेटमेंट क्या क्या थे, उन्होंने एक वीडियो भी कंपाइल करके रिलीज किया, वो वीडियो भी हम चलाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। पहली बात यह है कि ममता बनर्जी को वो जिस पोजीशन पे थी, वहाँ से इस पूरे हिंसा को जहाँ दबाने के लिए उनको एक, आप कह सकते हैं कि आयरन फिस्ट से डील करना चाहिए था कि इस तरह के तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अलग अलग शब्दों से, चाहे यह कि रमज़ान में तो मुस्लिम ये कर ही नहीं सकता, या फिर उन्होंने रूट क्यों बदला, वो जानबूझकर उकसाने गए, अल्लाह से दुआ करो कि दंगाई जो है ख़त्म हो जाए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली, जिससे एक तरह से इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उन लोगों को हवा मिली, उन लोगों को बल मिला जो पहले से प्लान करके बैठे हुए थे कि उन्हें क्या करना है। साथ ही दूसरी बात जो सामने है वो यह कि पूरे रिपोर्ट में कई जगह पर लिखा हुआ है कि पुलिस जो है बंगाल की, वह या तो मूक दर्शक बनकर देखती रही या फिर पूरे सीन से गायब थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और कई जगह हमने भी वीडियो में भी देखे हैं कि पुलिस के सामने भी नहीं, मतलब एक हाथ की दूरी पर पत्थरबाज जो है पत्थर उठा के फेंक रहा है, और उनके पोशाक से, उनके वस्त्रों से पता चल रहा है कि वो किस समुदाय से आते हैं। ये बात अलग है कि हो सकता है कि कुछ संघी लोग भी, जैसे कुछ पुलिस है, कुछ राज्यों की पुलिस आजकल जो है वो गजब के काम कर रही है, तो यह भी कह सकते हैं कि नहीं, बंगाल के मुसलमानों को जो है बदनाम करने के लिए संघी लोग जो है वो टोपी पहनकर और लुंगी पहन के पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये भी एक कहा जा सकता है। तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि पुलिस ने हावड़ा में और अन्य कई जगहों पर इसी फैक्ट फाइंडिंग टीम को जाने ही नहीं दिया कि आप विक्टिम से, पीड़ित जो हैं उससे मिल नहीं सकते हैं,
उनसे बात नहीं कर सकते हैं उस पूरे क्षेत्र में, और विचित्र विचित्र से कारण दिए कि भाई इन कारणों से हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर उसका उत्तर भी दिया कि ये सारे फ्लिम्सी रीजंस हैं जिस पे आप हमें रोकना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको पीड़ितों से मिलने से, उनसे बात करने से रोका। और पता चला है कि कई मामलों में एफआईआर तक नहीं दर्ज की है पुलिस ने, और कई मामलों में बताया जा रहा है कि पीड़ितों को धमकाया भी जा रहा है। तो आज हम उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं विषयों पर, और ये 12 पन्ने की जो रिपोर्ट आई है उसको हम बिंदुवार तरीके से उसका अध्ययन करेंगे और आपके सामने इसका जो भी दंगों का सत्य है वो लाएंगे। हालांकि हमने पिछले 2 सप्ताह में देखा है कि किस तरह से लगातार एक प्लानिंग हुई, अलग अलग जगहों पे हिंसा की वारदातें आए, उस पर वीडियो भी बनाए। लेकिन जब इस तरह का डॉक्यूमेंट आता है, जो कि हमने जो वीडियो में विश्लेषण प्रस्तुत किया था उन्हीं बातों को कंफर्म करता है। एक तरह से क्या होता है कई बार कि वीडियो में जो दिखता है उसके उलट आपको स्टेट की पुलिस कुछ और ही बताएगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, कहीं बम फूट रहा है तो बोलेगी पटाखा फूटा है। मैं किसी पुलिस का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ पुलिस जो है हमारे वीडियो का अध्ययन कर रही हैं और जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ हुआ तो उस तरह से और भी लोगों को टारगेट करने की फिराक में, क्योंकि जाहिर तौर पे उन्हें ऊपर से आदेश मिले हो या स्वयं की निकृष्टता पर कोई प्रश्न उठाता है कि तुम कितनी निकम्मी पुलिस हो, तो फिर पुलिस ईगो पर भी ले लेती है। जैसे अब मुझे ही देखिए कि मेरे ज़िले की पुलिस ने मुझे ब्लॉक कर रखा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब ब्लॉक कर दिया, अब क्या किया जाए। अब हम एक एक करके बिंदुवार तरीके से हम फुल स्क्रीन पे रखेंगे उन बिंदुओं को जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे उनमें कहा क्या जा रहा है। तो पहला जो है वो बिंदु यह आपके स्क्रीन पर है कि ये जनवरी 2023 में भी इन्होंने कलकत्ता को विजिट किया था जब वायलेंस हुआ था, फिर बीरभूम में गए थे फरवरी में, और यही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है 8 अप्रैल को बंगाल गई थी ताकि उन पीड़ितों को थोड़ा सा यह लगे कि नहीं हमें और भी कोई देखने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेट की पुलिस जब वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करती है तो हो सकता है कि बायस्ड हो, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है चीफ मिनिस्टर ही अपने पास रखते हैं, तो उसके कारण भी पॉलिटिकल रीजन से पुलिस जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम विक्टिम्स को जो ये वायलेंस हुए हैं उसको थोड़ा सा एक रिलीफ देने के लिए, राहत देने के लिए कि हाँ भाई और भी लोग इसको देख रहे हैं। तो कमेटी जो है इसी उपलक्ष्य में ये लोग जो है 8 अप्रैल को जो रिसरा में गए और हावड़ा में 9 अप्रैल को गए ताकि पीड़ितों से उनके घर पर मिला जा सके और हॉस्पिटल्स में जा कर के और ह्यूमन राइट वायलेशंस जो इस कम्युनल वायलेंस के दौरान हुए हैं उस पर जो है चर्चा की जाए। ये जो किया जाता है इसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो यह जो मैंने आपको बताया कि स्टेट पुलिस कई बार स्वयं ही मूक दर्शक बनकर खड़ी होती है तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरा यह भी होता है कि सेंटर से जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तब फिर वो इन कमेटियों के माध्यम से कि इंडिपेंडेंटली जाके ये लोग मिले लोगों से और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजें ताकि पता चले कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, करवा कौन रहा है। और यहीं पे मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में वहाँ से भी आया है ये कि 10-15 मिनट में कोई भी भीड़ इतनी मात्रा में पत्थर लेके छत पे नहीं जा सकता और वहाँ से फेंक नहीं सकता। इसका सबसे क्लियर लग रहा है कि इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजी की थी। जो बताया जाता है ना कि मस्जिद के आगे से डीजे बजा के जा रहे थे तब हमला हो गया, या जो भी उनको उकसाया गया उन पे पहले पत्थर फेंका गया। अगर सारी बात मान ली जाए कि मान लीजिए कि मस्जिद के आगे से डीजे बजाते हुए गए और उकसाया भी, जो कि कोई इलीगल कार्य नहीं है, आपको उकसाया गया तो आप बड़ा डीजे ले आइए और आप और ज़ोर से उनको उकसाइए, ये कह सकते हैं। लेकिन आप वायलेंस कर रहे हैं और उसके बाद डीजे को ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वायलेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये भी हो गया। मान लीजिए कि हिंदू भीड़ जा रही थी और सड़क पे पड़े हुए पत्थरों को उठाकर फेंका, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में जितनी पत्थरबाजी हुई है वह देखकर हाईकोर्ट ने ये कहा कि इतना पत्थर
10-15 मिनट में अगर मान लीजिए कि डीजे बजा और उसके बाद जितना समय था और जितनी पत्थरबाजी आपने कर दी, यह संभव ही नहीं है कि उतना पत्थर कहीं से तो लाया जाएगा ना, और ये एक इलाके में तो हुआ नहीं, तो ये लेके छत पे चले जाएं और वहाँ से पत्थरबाजी करें। तो ये हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है। और ममता बनर्जी चाहे जो भी कह लें, उनकी पुलिस चाहे जो भी कह ले, सत्य जो है धीरे धीरे उन्हीं के हाईकोर्ट के द्वारा, खैर हाईकोर्ट तो इंडिपेंडेंट संस्था होती है, तो आप कह सकते हैं कि उनके राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा, और फिर ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो गए उनके द्वारा। अब इनका जो बिंदु है दूसरा, वहाँ पे देखिए कि कमेटी ने जो कहा है कि रामनवमी के अवसर पर 30 मार्च को जो वायलेंस हुआ और उसके अगले दिन भी जो हुआ है, तो उसमें उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया है, प्लान्ड मतलब सुनियोजित, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब व्यवस्थित तरीके से किया गया, और इंस्टिगेटेड मतलब भड़काया गया है। ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है कि कुछ लोग आए और उसके बाद दंगे हो गए। उसके बाद वो लिखते हैं कि इसका ट्रिगर पॉइंट जो है, और वो हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे, इसी रिपोर्ट में कमेटी कहती है, ट्रिगर पॉइंट है ग्रॉसली इन्फ्लेमेटरी स्पीच ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ममता बनर्जी के जो आप कह सकते हैं कि आग लगाने, इन्फ्लेमेटरी मतलब प्रज्वलनशील भाषण के कारण ये जो है ये ट्रिगर पॉइंट बनता है कि उन्होंने इस तरह का भाषण दिया और उसके बाद ही हो। मैं चाहूँगा कि वीडियो भी आप सुन ही ले कि किस भाषण की यहाँ पे चर्चा हो रही है। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে, রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। সবাইকে বাইরে থেকে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও, তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে, বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন, অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজ রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে धक्का देवार जोन्नो एवं हमला करार जोन्नो। अब कमेटी कहती है कि कई यूजर जनरेटेड वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे और मीडिया रिपोर्ट्स थे, वहाँ पर पाया गया है कि रामनवमी का प्रोसेसन जो है पीसफुल तरीके से जा रहा था और उसको टारगेट किया गया, और राइटर्स मतलब जो दंगाई थे उनको जो है कहा गया, उन्होंने कहा कि ये पूरे प्रोसेसन को रोका जाए और उसको टारगेट किया जाए, पत्थरबाजी की जाए। यहाँ पर फिर आगे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का एक वीडियो इस कमेटी ने देखा है जो कई मीडिया चैनलों पे भी चला है, जहाँ पर ममता बनर्जी रामनवमी के प्रोसेसन से जस्ट पहले जब वो धरना पर थी, तो उन्होंने एक कम्युनल स्पीच के माध्यम से यह कहा कि कोई भी प्रोसेसन मुस्लिम एरिया से अगर वो पास करता है तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि स्टेट पुलिस कंप्लीटली मिसिंग इन एक्शन है दंगाइयों को नियंत्रित करने में। इस पूरे बिंदु से यह साबित होता है कि एक तो ममता बनर्जी कंप्लीटली इम्प्लिसिट है, उन्होंने ही कुछ कहा, और जब एक चीफ मिनिस्टर कहने लगता है कि मुस्लिम एरिया से अगर कोई जाएगा तो उस पर गंभीर कार्रवाई होगी, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम एरिया से मुस्लिम जाएगा उस पर तो कार्रवाई नहीं होगी। तो मुस्लिम एरिया से कौन जाएगा? हिंदू जाएगा। उस पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और आपका होम मिनिस्टर जो ममता बनर्जी स्वयं है, अगर यह कह दें कि इधर से जो भी हिंदू जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, तब तो आपके पास तो एक कारण मिल जाता है ना उनको अटैक करने का, कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो इधर से जाएगा उस पर चीफ मिनिस्टर ने ही ऐसा बोल दिया इसलिए उस पर कार्रवाई होगी, तो आप जो है पत्थरबाजी करने लगते हैं। और यही एक तरह से हुआ है कि सीधा कुछ कहा गया और उसके इफेक्ट में, उसके कारण में या उसके परिणाम में आप देख सकते हैं कि कहने और उसके बाद वायलेंस होता है। चौथा बिंदु जो है इस रिपोर्ट का वो यह है कि
चीफ मिनिस्टर ने इनोसेंट जो विक्टिम्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया और जो हिंसा भड़की है, हिंसा की अग्नि जो भड़की है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर दिखती हैं कि वो एकदम पक्षपाती हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और तब जाकर उन्होंने ये क्लेम आगे किया कि जो भी रूट लिया गया रामनवमी प्रोसेसन के द्वारा वो बदल दिया गया और लास्ट मोमेंट पे बदला गया, जबकि विक्टिम से बात करने पे और जो भी शोभा यात्रा के पार्टिसिपेंट थे उनसे बात करने पर पता चला है कि वो जिस रूट की बात कर रही हैं कि बदल दिया गया, वास्तव में कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किया गया था और स्टेट पुलिस को बहुत पहले ही बता भी दिया गया था और उसका अप्रूवल भी उनके पास था। अप्रूवल का तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दे रहे हैं, जो ट्विटर पे जिस दिन वायलेंस हुआ और जिस दिन ममता बनर्जी ने इस तरह की बात की उसी समय ट्विटर पे ये भी आ गया था कि नहीं, हमारे पास उसी रूट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बता दिया गया था और उस पर पुलिस ने अलाउ किया था कि हाँ इस रूट से जाइए। दूसरी बात यहाँ पे यह भी हो जाती है कि जब आप एक तो अलाउ कर देते हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं कि रूट बदल दिया फलाना टिमका, रूट क्यों बदला जाए पहली बात, और बदल भी दिया जाए तो हिंसा कैसे जस्टिफाई हो जाती है। मतलब रूट हम बदल के आज हम दूध लाने जाते थे नॉर्मली इस गली से, दूसरे से चले जाएं, कोई पत्थर हमको मार देगा तो जस्टिफाई हो जाएगा, ये कौन सी बात हो गई। मतलब सिंगल लोग भी तो जाते हैं काम करने के लिए। आज आप बोल रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा का रूट बदल दिया गया, ठीक है वो एक प्रोसेसन था, लेकिन हमेशा हमने तो यह नहीं देखा है कि प्रोसेसन पे ही पत्थरबाजी होती है, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाती है। उसके लिए तो रूट मार्च का तो कोई ऑर्डर नहीं लिया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बंगाल में कांवड़ यात्रा पे होती है, लेकिन होती तो है। मस्जिद के सामने जो है विवाह वाले भी डीजे बजाते हैं, उस पर भी पत्थरबाजी होती है। तो क्या अब शादी के लिए भी कि बारात जो है बारात घर से किस रूट से कहाँ जाएगी, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी विसंगति है और विचित्र बात है कि कोई इस तरह की बात को मेन स्ट्रीम करने की चेष्टा कर रहा है कि नहीं आपको तो रूट ये दिया गया था, आपने रूट बदल लिया इसलिए उस पर पत्थरबाजी हो गई, मतलब आगजनी हो गई, हिंसा हो गई, वाहनों को जला दिया, तो वो एक तरह से जायज़ हो जाता है। अगला जो है बिंदु, उसमें कहा गया था कि हावड़ा में वायलेंस होगा, इसका पहले से लग रहा था कि संवेदनशील इलाका है और एक पर्टिकुलर स्ट्रेच पे पहले कई बार हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, तो स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी भी एक 100 मीटर के स्ट्रेच पर मांगी गई थी शोभा यात्रा जो लोग निकाल रहे थे, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र था और इसका एक पूरा हिस्ट्री रहा है पहले के वायलेंस का। स्टेट पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, स्टेट पुलिस फेल टू प्रोवाइड सच सिक्योरिटी इन एडवांस और it also failed to secure the life and property of procession takers knowing fully well the sensitive nature of the area। मतलब स्टेट पुलिस हर तरीके से यहाँ पर अक्षम रही है, ना तो वो यात्रा को सिक्योरिटी दे पाए, ना ही जो लोग वहाँ जा रहे थे उनके जीवन को और उनके प्रोसेसन में जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी। अब जैसे गाड़ी होता है, डीजे सिस्टम अगर हो गया या लोग ऐसे जा रहे हैं या कोई गाड़ी के साथ वहाँ पे निकल रहा है, उन सबको भी किसी भी तरह की सुरक्षा वहाँ पर नहीं दी गई। आगे आप स्क्रीन पे देखें कि बिकॉज ऑफ द स्टेट्स अटर फेलियर, ये जो शोभा यात्रा वाले थे इनको हैवी स्टोन पेल्टिंग मतलब अत्यधिक पथराव हुआ और ये कई सेल्फ मेड वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है, सब जगह पर दिख रहा है। और ये जो है इस एविडेंस को, इस साक्ष्य को आप डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर दिख रहा है कि स्टेट पुलिस जो है वो डेलिबरेटली एक पक्षपाती तरीके से वहाँ पर कार्य कर रही थी और उन्होंने ना तो सिक्योरिटी दी, ना ही रायटर्स जो दंगाई हैं उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाएं पुलिस अपनाती है। अनौपचारिक प्रक्रिया यह होती है कि कई बार नहीं, पुलिस को पता होता है कि किस क्षेत्र के कौन से लड़के
जो है आपराधिक तत्व हो सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, तो उनको पहले ही कह दिया जाता है कि भाई रामनवमी आने वाली है, तो आप लोग जो है थोड़ा, तुम लोग अगर पाए जाओगे तो गंभीर धाराओं में केस होगा। उनको एक वार्निंग दे दी जाती है। तो वह भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेट पुलिस करने में अक्षम रही है। यहाँ पे फिर पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल कंपल्सन्स के कारण एक असमानांतर वायलेंस, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं गया था, और इनोसेंट पर्सन्स जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उनके ऊपर इस तरह की बहुत ही उच्च स्तर की, मतलब हाई लेवल, बहुत तरीके से एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित तरीके से हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। उन्हें मारा गया, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और स्टेट पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। अगला पॉइंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में है कि ममता बनर्जी ने केवल एक बार उस तरह का बयान नहीं दिया, उनके अति प्रज्वलनशील बयान जो है वो बाद में भी आते रहे हैं। छठे बिंदु में यह कमेटी कहती है कि जब उन्हें पता नहीं था या पता था, उसके बाद भी एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर होने के कारण उन्होंने बिना किसी जांच के एक कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार वो भाषण देती रही, कथन उनके चलते रहे, जिसको मीडिया और सोशल मीडिया पे लगातार जो दिखाया जाता रहा। एक और वीडियो में जो वाइडली सर्कुलेटेड है और पब्लिक डोमेन में है, वहाँ पर ममता बनर्जी एक पब्लिक रैली में हावड़ा में हुई हिंसा के बाद सीधे सीधे हिंदुओं को अपराधी बताते हुए यह कह रही है, और वो भी बिना किसी जांच के, किसी इंक्वायरी के, और सीधा यह कह दिया कि रमज़ान चल रहा है, इस कारण वो तो हिंसा कर ही नहीं सकते, और हिंसा हुई है। रमज़ान है, मुसलमान हिंसा कर ही नहीं सकता, लेकिन हिंसा हुई है। तो हिंसा किसने की है? हिंदुओं ने की है, स्पष्ट रूप से। और एक चीफ मिनिस्टर को कम से कम, जब वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे हो, हाँ, जो चुनाव चल रहा होता और वो जो है आचार संहिता लागू होती, उसके बाद ये सब बोलते समझ में भी आता, बट आप ही का राज्य है, आप ही के धर्म के भी लोग हैं, लेकिन आप यह बोल देती हैं जैसे कि रमज़ान के महीने में तो आज तक हिंसा हुई ही नहीं। और अभी ट्विटर पे आप जाकर के देख लीजिए तो रमज़ान के महीने में जितनी हिंसा की घटनाएं ट्विटर पे लगातार लोग रिपोर्ट कर रही हैं, वैसे तो मुझे मतलब नॉर्मल महीनों में नहीं दिखती है। चाहे कॉन्गो चले जाइए, वहाँ पे भी जिहाद अलग लेवल पे चल रहा है, और फिर अभी चाहे भुवनेश्वर शाह की हत्या हो, अभी एक विशु था, उसको मार काट दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर बिहार में गुलशन को मार दिया गया, एक और लड़का था, उसको छत पर जो है आकर के गोली लग गई। इसी तरह आप खोदते जाएंगे तो लगातार इस तरह की हिंसा की घटनाएं ट्विटर पर मिल रही है। तो ये सब कहना, पता नहीं मतलब ममता बनर्जी कहाँ से ये आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में तो हिंसा होती नहीं, जबकि रमज़ान के महीने में ऐतिहासिक तौर पे इस्लाम के सबसे बड़े युद्ध रमज़ान के महीने में लड़े गए, और रमज़ान के महीने में जिहाद का जो पुण्य है, सवाब जो है, वो 100 गुना 1000 गुना अधिक मिलता है अगर आप जिहाद करते हैं। ये उनकी पुस्तकों में वर्णित है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, या आप जाके नायक से पूछ लीजिए, वो बताएगा, बहुत सारी बातें वो बताता है। तो इस तरह से क्लीन चिट दे देना एक समुदाय को सीधा इसके नाम पे, वो मुझे लगता है, मुझे नहीं मतलब फैक्ट फाइंडिंग टीम को लगता है, मुझे अगर लगेगा तो बंगाल पुलिस तो मुझ पे FIR कर देगी, मुझे नहीं लग रहा है। ये सारी बातें फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे उसी में कहते हैं कि लगातार अगर चीफ मिनिस्टर ही इस तरह से बोलते रहे तो ये एक कंटिन्यूइंग ट्रिगर फॉर वायलेंस एंड राइट्स था, मतलब एक सतत रूप से जो हिंसा हो रही थी उसके लिए लगातार आप एक इम्पेटस दे रहे थे उनको। उसको एक केमिस्ट्री, जब लोग हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें कैटलिस्ट होता है कि अगर जो आपके दो तत्व जो है या यौगिक बनाने की प्रक्रिया में कुछ कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो आप कैटलिस्ट उसमें ऐड करते हैं तो उसको स्पीड अप कर देता है पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने न केवल एक स्पीच दिया बल्कि वो थोड़े थोड़े अंतराल पर अलग अलग जगहों पे उसी तरह की स्पीच देते जा रही थी, जिससे कम्युनल वायलेंस की घटना रुक नहीं रही थी बल्कि वो सतत रूप से
जारी थी। 7वां बिंदु जो है वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसी दिख रही हैं कि लगातार एक समुदाय के लोगों को विधि व्यवस्था अपने हाथों में लेकर के दंगाबाजों, उनके ही शब्द हैं, उनसे दो दो हाथ करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। यह वीडियो एक तरह से कह रहे हैं कि विशेष रूप से यह थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि कोई इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट का भी इंचार्ज है, वो सीधा एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि आप जो है इन दंगाइयों से दो दो हाथ, मतलब आपकी पुलिस फिर किस कार्य के लिए? दंगाइयों से दो दो हाथ कौन लोग करेंगे भाई? क्या ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर, मतलब कई बार हम लोग, ये ऑफन यूज्ड और रेपिटेटिव फ्रेज है, लेकिन ये किसी भी चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। 8वां बिंदु है कि इस तरह के वीडियो जब सर्कुलेशन में होते हैं और ये हेट स्पीच की तरह कार्य करते हैं और एक हिंसा करने के लिए और नरसंहार करने के लिए ये आप एक कॉल दे रहे हैं वाइल्ड में कि हाँ भाई, जिसको जहाँ पे जो मिलता है उसको आप स्वयं ही टैकल करो। और इसी वीडियो के बारे में चर्चा करते हुए 9वें बिंदु में यह जो है कमेटी वो कहती है कि लगातार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम इन सब को जो है वो ख़त्म कर दोगे, और ये जो है शोभा यात्रा जो निकाल रहे हैं उनको बिना किसी जांच के ही दंगाई या दंगाबाज और इस तरह के शब्दों का मतलब शिकार एक तरह से बना रहे हैं। आप ये वीडियो भी देखिए जहाँ पे वो बांग्ला में कह रही है कि अल्लाह से दुआ मांगो कि दंगेबाजों को ख़त्म कर दे। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে দাঙ্গাবাজদের খতম করতে পারবেন না কি আমার জয় জহর? अब यदि अल्लाह सुन रहा है सही मायनों में, और यदि अल्लाह एक्ट आउट करने लगे, और यदि ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की बातें हैं और यदि जितने भी वीडियोज आए हैं बंगाल से वो सत्य हैं, और यदि अल्लाह इनकी दुआ जो है स्वीकार कर लेता है, तो आप सोचिए कि कौन लोग सबसे अधिक मरेंगे। यह भी एक विचार योग्य प्रश्न है। और रमज़ान के महीने में मैं नहीं चाहूँगा किसी समुदाय विशेष के लोग जो है वो अपने ही अल्लाह को इन्वोक करें कि दंगाबाजों को मार दें, और जितने लोग दंगाई दिख रहे थे उतने लोग मर जाएं। मुझे लगता है कि ये विचित्र विरोधाभास एक तरह से हो जाएगा। मैं हमेशा से प्रेम, सद्भावना और सौहार्द की बातें करता हूं, और कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है, जिसने किसी का उत्पीड़न नहीं किया, जिसने किसी पर पत्थर नहीं फेंका, जिसने किसी का घर नहीं जलाया है, किसी मंदिर के आगे जो है आगजनी नहीं की है, उसके बारे में इस तरह के विचार रखना कि तुम जो है अपने अल्लाह को इन्वोक करो और बोलो कि दंगाबाज सारे मर जाए, मुझे थोड़ा सा विचित्र ही लगता है। एक एमएलए के भी बारे में, विमान घोष के भी बारे में हम लोगों को पता चला था कि उनको सीवियर इंजरीज हुई थी वो जब जा रहे थे उन इलाकों से, तो वो भी पत्थरबाजी का शिकार हुए थे। और वहाँ पर भी जब हम CISF की सिक्योरिटी थी, यहाँ पे ये 10वें पॉइंट में बोल रहे हैं, टीम बोल रही है, वहाँ पर भी इंटेंट और कंडक्ट स्टेट पुलिस का वहाँ पे लग रहा है कि इलीगल और कम्युनल एलिमेंट्स को पूरा घटनाक्रम जितनी देर में होता है वहाँ पर यह प्रतीत होता है कि स्टेट पुलिस जो इम्प्लिसिट है उसके साथ ही कार्य कर रही है। 12वें बिंदु पर यही कमिटी लिखती है कि जिस तरह से स्टेट पुलिस कार्य कर रही थी और जिस तरह से लोगों ने FIR तक नहीं लिखवाया, वो बताता है कि स्टेट के किस तरह के थ्रेट में इनोसेंट लोग, जो पीड़ित लोग हैं, वो किस तरह के भय के वातावरण में रहने को विवश हैं। अगला 13वें में जो है बिंदु में वो कहते हैं कि पुलिस ने विक्टिम्स के साथ, जो भी पीड़ित हैं इस हिंसा के, उसके साथ कोई भी सहयोग नहीं किया है, बल्कि उनकी आवाज़ जो है उसको दबाने की चेष्टा की गई है जब उन्हें गलत केसों में अनुचित तरीके से उन्हें जो है फंसाने के लिए यही पुलिस जो है स्टेट की पुलिस कार्य कर रही है। आगे ये कहते हैं कि पुलिस
आर्बिट्ररी तरीके से अरेस्ट कर रही है लोगों को और अपने इनेक्शन को छिपाने के लिए धारा 144 और तमाम तरह के जो लीगल चीज़ें होते हैं उनके पीछे छुपने की चेष्टा करते हुए दिखती है, जब इनका केस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो सुन रही थी। आगे वो लिखते हैं कि श्री अमित पी जवालगी जो IPS हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं चांदनगर के, फिर प्रवीण कुमार त्रिपाठी हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा हैं, इन दोनों के बारे में उनका नाम लेकर के लिखा गया है कि इन दोनों ने हिंसा और दंगे को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया और जो इनका रिस्पांस था वो काफ़ी डिलेड था, काफ़ी देर से आया, जहाँ पे भी वायलेंस रिपोर्ट किया गया था। आगे वो लिखते हैं कि जब इस कमेटी को जो भी दंगा प्रभावित क्षेत्र है उसमें जाने ही नहीं दिया गया, तो इससे पता चलता है कि पुलिस जो है किनके लिए कार्य कर रही है। 14वें पॉइंट में यही लिखते हैं कि हावड़ा के कमिश्नर ऑफ पुलिस और चांदनगर के कमिश्नर ऑफ पुलिस जब कमेटी ने परमिशन मांगा कि वो विक्टिम से मिलने जाना चाहते हैं ताकि उनको रिकॉर्ड कर सके स्टेटमेंट, तो उन्होंने जो है बनावटी और काल्पनिक बातें कह के और ऐसे कारण बता के उनको जाने से ही मना कर दिया। जबकि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और यही चांदनगर दोनों के जिन जिन पुलिस ऑफिसर्स का नाम लिया गया था, अमित पी जवलगी और फिर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, इनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको रोकने के लिए कि कमेटी वहाँ पहुँचे ही नहीं, उन्होंने कई तरह के प्रेस में लेटर और इस तरह की बातें छापी कि ये लोग वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। कमेटी ने रिस्पॉन्ड किया उन लेटर्स को और लगातार 8 अप्रैल को कमेटी विजिट करना चाह रही थी राइट अफेक्टेड एरिया को, लेकिन वो विक्टिम से मिल नहीं पाई। दानकुनी में जो विदित राज बुंदेस हैं IPS DCP हैं, उन्होंने रोका 8 अप्रैल को और कमेटी फिर SSKM हॉस्पिटल गई, जहां पर एक विक्टिम जो है विजय माली नाम है, वो जो है उससे बात करने पे पता चला कि उसने पुलिस से कहा, जो भी कहा उसने बोला कि मैं पीड़ित हूं और उसका FIR तक पुलिस ने नहीं लिखा। और वो जो है MLC का केस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का केस था और बहुत ही भयावह, मतलब उनके घाव जो हैं वो कहे जाने कि बहुत सीरियस जख्म उनको हुए थे। अब ऐसे लोगों से भी मिलने में कमेटी को जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने से पुलिस ने एक बार नहीं बार बार रोका है, जिसे कमेटी ने एक प्रोटेस्ट के तौर पे भी रजिस्टर किया है। फिर जो है कमेटी 17वें पॉइंट में कहती है कि 9 अप्रैल को कमेटी जो है हावड़ा में गई, जब 10:30 बज रहे थे उनको रोक लिया गया विद्यासागर सेतु पर। प्रतीक्षा नाम की IPS थे और के सबरी राजकुमार IPS थे और उन्हें हावड़ा जाने ही नहीं दिया गया, जबकि IPS ऑफिसर्स को इस तरह से ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उन्हें मिलने नहीं देंगे। 18वें बिंदु में जो ये कमेटी कहती है वो थोड़ा सा स्टार्टलिंग है। अब चूंकि इनको ना हावड़ा जाने दिया गया, ना रेसरा जाने दिया गया, जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ और जहाँ सबसे अधिक हिंसा और आगजनी की वारदातें हुई थी, तो इन्होंने कमेटी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम ओपन हैं, कोई भी व्यक्ति हमें प्राइवेटली आके अगर मिलना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो सबूत इकट्ठा करना है, साक्ष्य देखना है, उनसे मिलने पे भी पुलिस रोक लगा रही थी। तब जो है उन्होंने कहा कि जो हमसे प्राइवेटली आकर मिलना चाहते हैं, तो ऐसे में 24 लोग वहाँ इनसे मिलने आए और उन लोगों की जो टेस्टिमनी है, उन लोगों ने कहा कि पुलिस जो है पूरी तरह से असफल रही जब भी उनकी शोभा यात्रा, और जो कई वर्षों से लगातार उन्हीं इलाकों से जाती थी और इस तरह की हिंसा जो है, मतलब छिटपुट छोटी मोटी होती थी, बट इस तरह का सुनियोजित तरीके से हिंसा नहीं कभी होती थी। वो बोले कि जब उन सोसाइटियों से वो लोग निकले तो ऐसा लग रहा था कि छतों पे पहले से पत्थर रखे हुए थे और फिर उनको जानबूझकर वो इस एंटिसिपेशन में थे, इस आशा में थे कि वहाँ से प्रोसेसन गुजरेगा तब हम उस पर अटैक करेंगे। ये 24 लोगों ने, 24 जो पीड़ित है, जो अधिकतर उसमें से शोभा यात्रा के ही पार्ट थे, उन लोगों की ये टेस्टिमनी है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, जो कमेटी रिपोर्ट करती है अपने 18वें बिंदु में। और 19वें बिंदु में कहते हैं कि स्टेट पुलिस ने लाठीचार्ज किया और टीयर गैस जो है चलाया, और वो कहाँ पर, जो गेटेड सोसाइटीज़ थे वहाँ पर,
जबकि जो स्ट्रीट रायटर्स थे, आप देखिए कि बंद इलाकों में इन्होंने टीयर गैस और लाठीचार्ज किया, लेकिन जो सड़क पे लोग दंगे कर रहे थे वहाँ पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना लाठीचार्ज किया, ना उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन लिया गया। एक व्यक्ति ने कहा कि पुलिस तो यहाँ तक थी कि भीतर में जो चल रहा था उसको तो जो है उन्होंने डिस्पर्स कर दिया, लेकिन बाहर से वही स्ट्रीट पे जो मॉब वायलेंस कर रही थी उसके लग रहा था कि पुलिस उनके साथ में, क्योंकि वो फिर बाहर से भीतर की तरफ आते हैं और वहाँ पर पूरा जो है एक वायलेंट मॉब वहाँ पे आता है और गेटेड एरियाज में घुस करके वो पूरी तरह से क्षति जो है फैलाते हैं। और यहाँ पर इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट एवर पर्सन टू अफोर्ड, उन्होंने जो है वीडियो क्लिप्स भी इस पूरे घटना का उन्होंने दिया है जो कि पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। हम मतलब एक एक वीडियो, अब कौन सा वीडियो किसका है यह हम आपको दिखा नहीं सकते। दूसरा यह भी है कि अगर हम पत्थरबाजी के वीडियो दिखाते हैं तो यूट्यूब जो है उसे डीमोनेटाइज कर देता है, उस पर एड्स नहीं चलाता, इसलिए हम वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है, इसमें जिम्मेदार लोग हैं, तो आप मान कर चलिए कि उनके पास वो वीडियो थे जिसके आधार पर उन्होंने ये बातें कही हैं। और पुलिस के ऊपर और भी आरोप लगे हैं 20वें बिंदु में कि लगातार पुलिस को कॉल जाता रहा और पुलिस ने कोई एक्ट नहीं किया। इस पे तो फिर मुझे स्मरण होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में बोला कि मैं एक जज हूँ और मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ कि यहाँ पे वायलेंस हो रही है, आइए, पुलिस नहीं आती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कम्युनल मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो है या तो बहुत देर से पहुंचती है जब सब कुछ हो जाता है, या फिर आती ही नहीं है, उनके कॉल्स का कोई रिस्पांस नहीं होता है। 21वें बिंदु में कहते हैं कि जब हम लगातार चर्चा कर रहे थे विक्टिम्स के साथ, तो उन्हें यह भी भय था कि उनके ऊपर जो है केसेज लगा दिए जाएंगे, और सबसे अधिक मतलब डर यही था कि हमारे जीवन को जो है वो उनका जीवन असुरक्षित हो जाएगा और पुलिस जो है खींच कर उनके ऊपर जो है गलत तरीके से उन्हें अलग अलग फर्जी मामलों में जो है फंसाएगी। और उन सब ने, सारे विक्टिम्स ने ये कहा कि वो जो भी बता रहे हैं वो आप पर विश्वास करके बता रहे हैं कि उनका नाम, वो कहाँ के हैं, ये सारी बातें जो है गोपनीय रखी जाए। देखिए, इसको दो तरह से देख सकते हैं, जो भी आपका जो भी दृष्टिकोण है। कुछ लोग कह देंगे कि नहीं, आपके पास कोई दिखाने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, इसलिए आपका नहीं गोपनीय है, उन्होंने विश्वास में कहा कि नाम मत बताइए, ये सारी बात। इसका दूसरा दृष्टिकोण ये है कि बंगाल में आज से नहीं, 2018 के बाद से यह स्थिति है कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स, मुझे लगता है 140 के लगभग तो भाजपा और संघ के कार्यकर्ता मारे गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, अमित शाह ने बोला है, सब ने बोला है। चुनाव के परिणाम आने के बाद जो दंगे हुए थे उस पे भी बोला गया, उस पे भी सेंटर के भी लोग आए हैं, इनके डीजीपी तक को तलब किया गया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी है होते हुए। तो ये जब एक भयाक्रांत लोग रहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ठीक है, हम एफआईआर भी नहीं करेंगे, आप हमसे पूछने आए तो ठीक है हम बता देते हैं, लेकिन हमें शायद न्याय कभी नहीं मिलेगा। इस भय से वो आगे बताते ही नहीं है कुछ, वो अपना नाम भी नहीं देना चाहते हैं, और जो भी सबूत वो देते हैं तो कहते हैं कि हमें एनोनिमस ही रखिए। तो आपको थोड़ी सी सहृदयता इनके साथ, थोड़ी सी संवेदना जो है इन लोगों के भी साथ आपको दिखानी चाहिए। आप कंप्लीटली मतलब ऐसे डिसमिस मत कर दीजिए चूँकि वो गोपनीय रहना चाहते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि जिस जगह पर वायलेंस हुआ और पहले वायलेंस को, पहले हिंसा की वारदात को पुलिस रोकने में अक्षम रही, वहीं पर कुछ ही देर के बाद दोबारा भी वायलेंस हुआ। तो जब इस तरह से लगातार घटनाएं होती हैं तो जो पब्लिक होती है वो कैसे कॉन्फिडेंस में आए कि आप ठीक है, आप सरकार के आदमी हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, आप वकील हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। ये हो सकता है कि आपका अपना कुछ इसमें हो कि आप हमसे बात करने आ रहे हैं, तो हम कैसे आप पे विश्वास करके अपना नाम बता दें और सारी बातें बताएं। तो एक अविश्वास का भी वातावरण जो है भय के कारण बंगाल में बना हुआ है, जो कि आपको इन विक्टिम्स की टेस्टिमनी के माध्यम से दिखता है।
यहाँ पर 22वें बिंदु में कह रही है कमेटी कि जो दंगाई हैं और जो दंगाइयों के समर्थक हैं वो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी मतलब सरकारी तंत्र के साथ एक्टिव सपोर्ट के साथ उनके कि लगातार जब वो हो रहा था उस वक्त उनको सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट होता है कि अरे करो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट का मतलब है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जिनको रोकना है वो कुछ नहीं करेगी, तो तुम जो है लगे रहो। आगे कहते हैं कि इस संकट का, इस डैमेज का आप मतलब इसकी सीमा जो है इतनी अधिक नहीं होती, मतलब कम में ये कंटेन किया जा सकता था अगर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट मशीनरी जो है समय से कार्य करती। और ऊपर के जितने भी हमने जो अभी लगभग 40 मिनट से मैं अलग अलग बिंदुओं पे बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इन सब को देखेंगे और अगर आप तार्किकता से इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि बिना पुलिस की मंशा के या कि होने दो, या तो उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो इस कमेटी के रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि बिना स्टेट मशीनरी के, सरकारी तंत्र के एक्टिव सपोर्ट के यह संभव ही नहीं है। स्टेट पुलिस के बारे में 23वें बिंदु में कहा गया है कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि शोभा यात्रा उन जगहों से निकाला जा रहा है जहां पहले भी इसी तरीके के दंगे जो है फैले हैं, इसी तरह से पत्थरबाजी हुई, फिर भी सफिशिएंट अरेंजमेंट्स जो है जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और इस बात को लेकर के और भी साक्ष्य उनके पास हैं कि जब सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती है हनुमान जयंती के लिए 6 अप्रैल को, तो एक भी हिंसा की घटनाएं सामने नहीं आती। यहाँ पे कमेटी यह बताना चाह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जब तक था तो खूब हुआ, वहाँ भी हुआ जहाँ पहले भी होता था, उनको पहले से बता दिया गया था कि ये संवेदनशील एरिया, हमें प्रोटेक्शन इस 100 मीटर के स्ट्रेच में चाहिए, वहाँ पर भी भयावह पत्थरबाजी हुई। लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा 6 तारीख को निकलती है, 6 अप्रैल को, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे उपलब्ध थी, वहाँ पर वो लोग थे, वो उपस्थित थे, तो एक भी अप्रिय घटना कहीं पर नहीं घटी। इसका मतलब है कि एक बल जो है, एक पुलिस बल उनको संरक्षण दे रहा था और दूसरा पुलिस बल जो है वास्तव में शांतिपूर्ण तरीके से चिन्हित करके क्षेत्रों को एक शोभा यात्रा को निकालने दिया और एक भी अप्रिय घटना नहीं घटती है। स्टेट पुलिस को लेकर के ये कमेटी जो है अत्यधिक मतलब अपनी चिंता व्यक्त करती प्रतीत होती है कि कैसे स्टेट पुलिस एक जगह पे नहीं, मतलब एक आध जगह पे हो तो कह सकते हैं कि ये थाना ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर जिस तरह से स्टेट पुलिस ने कार्य किया है वो लग रहा है, ये लिखते हैं कि द एक्शंस ऑफ स्टेट पुलिस सीम्स टू हैव बीन मोटिवेटेड एंड गाइडेड बाय पॉलिटिकल एडवांटेज दैट कुड कम ओनली ड्यू टू अपीजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी अल्बेट एट द कमांड ऑफ देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। तात्पर्य यह है कि स्टेट पुलिस का एक ही विशेष समुदाय के प्रति हिंसा में सम्मिलित, लगभग सम्मिलित हो जाना, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप होने दे रहे हैं, तो आप उसमें पक्षपाती आपका रवैया, आप शामिल है उसमें, तो वो बोल रहे हैं कि यह अगर होता है तो वह प्रतीत होता है कि वो एक पॉलिटिकल टूल ऑफ अपीजमेंट बनकर रह गई है पुलिस, जो कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर से कंट्रोल में रहती है। 25वां बिंदु जो है कि न्याय मिलने के लिए और जो भी ये जो आंकड़े हैं, ये जो तथ्य हैं और परिस्थितियां जिस तरह की बनी है और जिस तरह के साक्ष्य दिए गए हैं, कमेटी कहती है कि हम पुलिस एक्शन चाहते हैं कि कम से कम अब ठीक है तुमने रोका नहीं, तो अब तो कम से कम उन पीड़ितों से मिलो, वास्तव में जो पीड़ित हैं, तुम्हारे पेपर पर जो पीड़ित हैं वो नहीं। जो एक लिस्ट भी इन्होंने निकाला था कि 37 लोग पकड़े गए, उसमें 31 नाम जो है वो हिंदुओं के हैं। तो यहाँ पर कह रही है कि जो भी एक्चुअल कल्प्रिट हैं इन दंगों के, उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। और कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि इस पूरे हिंसा की जांच जो है NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है, उनको दिया जाए और तुरंत जितना जल्दी हो सके फेयर, इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र तरीके से इन लोगों की जांच हो, इन घटनाओं की जांच हो, इन क्षेत्रों की जांच हो
और जितने भी प्रोसिक्यूटेड लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस ही अन्याय कर रही है, उनको जो है सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनके ऊपर जो है नए मामले या फॉल्स मामले जो है वो ना किए जाए। और अंत में रिपोर्ट पे सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिन 6 लोगों के मैंने नाम बोले। देखिए, इतने लंबे वीडियो बनाने का, और वो भी एक जो विषय ऑलरेडी घटित हो चुका है, जिस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसका एक ही मतलब रीज़न होता है, कारण होता है कि हम जब स्टूडियो में बैठ के इस तरह के वीडियो बनाते हैं या कोई लोग जान पे खेल के ग्राउंड रिपोर्ट भी करने जाते हैं, उन सारे तथ्यों को या उन सारे विश्लेषणों को इस तरह के रिपोर्ट जब आते हैं जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हैं, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन जो विभाग है उनके लोग हैं, इस तरह के लोग जब होते हैं तो हमें अलग अलग दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। और वो जब फैक्ट लाते हैं, वो जो तथ्य लाते हैं और वो जब बताते हैं कि आप जो कह रहे थे, आप क्या करते हैं, हमारे पास ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके माध्यम से कुछ समाचार आते हैं और हम फिर उसको सर्च करते हैं, कंफर्म करते हैं सही है गलत है, उसके माध्यम से उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब ये फैक्ट फाइंडिंग टीमें वहाँ जाती हैं, विक्टिमों से मिलती है, पीड़ितों से, और उनकी बातें कहती हैं, तो यह कंफर्म होता है कि हमारे मन में जो अवधारणाएं थी पुलिस को लेकर के कि यार पुलिस वहाँ पे खड़ी होकर क्यों देख रही है, तो क्यों देख रही है, तो कमेटी ने बताया कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व करती हुई दिखती है। मतलब एक जज कॉल कर रहा है पुलिस को और वो पुलिस वहाँ पर नहीं आती है। हाईकोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसी, मतलब प्राथमिक दृष्टि से यह लगता है कि ये लोग पहले से दंगा करने की योजना बनाए हुए थे, क्योंकि उन इलाकों की, उन क्षेत्रों में दंगा होने की बारंबारता है, पहले से भी हो रहा है। और जब ममता बनर्जी का यह लॉजिक या दूसरे लोगों का यह लॉजिक आता है कि जब जानते हो कि वहाँ दंगा होता है तो उधर जाते क्यों, तो ये लॉजिक एकदम लंगड़ा है, ये बेकार का लॉजिक है। भारत में चलने फिरने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, आप कहीं से भी आ जा सकते हैं जब तक 144 धारा नहीं लगती है। क्या वहाँ 144 धारा लगी हुई थी? पहले से हमने परमिशन लिया। और ये तो पुलिस की नाकामी है ना कि लगातार एक जगह पे दंगे होते हैं, हर साल होते हैं, और आप उसे रोक नहीं पाते, तो आप कहते हैं कि यार वो पत्थर पहले से लेके रखे हो, काहे जाना उस तरफ से। ये पुलिस का अप्रोच होना चाहिए। तो उसी पे चाहे न्यायपालिका हो या फिर सिविल सोसाइटी के मेंबर हो या एनआईए बाद में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो वो करें। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एडिट करके बाकी एविडेंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये एविडेंस जो इन्होंने स्वयं ही एनआईए ने माफ़ कीजिएगा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिया है, वो मुझे लगते हैं कि उनके द्वारा जो भी लिखे गए शब्द हैं वो काफ़ी हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।